सुनो बच्चों, कल तक हमने क्या पढ़े थे? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पढ़े थे। अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के बाद आज हमारा स्टार्ट होगा क्या? वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम में कॉम्पनसेशन देते हो। वीआरएस स्कीम क्या कर रहे हैं? सैलरी हेड पे पढ़ाई लिया है। सैलरी हेड में अगर वीआरएस कॉम्पनसेशन में एम्प्लॉय को कॉम्पनसेशन मिलता है तो बताओ कितना एग्जेम्प्टेड होता था? याद है? सैलरी में पढ़ा था कुछ कुछ। कितना एग्जेम्प्टेड होता है वीआरएस कॉम्पनसेशन? 5 लाख। गुड। वीआरएस का कॉम्पनसेशन कितना एग्जेम्प्टेड होता है? 5 लाख। एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉय की वो इनकम है लेकिन वो इनकम एग्जेम्प्टेड होती है। अच्छा, एम्प्लॉय की इनकम है और एम्प्लॉयर के लिए वो क्या है? एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस है एम्प्लॉयर के लिए? वो कौन सा एक्सपेंस है एम्प्लॉयर के लिए? वो एम्प्लॉयर का क्या है? बिजनेस है ना। एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे एम्प्लॉय, जैसे आईमा है। अब आईमा के लिए आईमा मैडम को पेमेंट करती है तो मैडम के लिए इनकम है। आईमा के लिए क्या है? एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस है? बिजनेस, पीजीबीपी ना। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अगर एम्प्लॉय को वीआरएस स्कीम देती है तो वीआरएस स्कीम एम्प्लॉय की इनकम है, वो इनकम जाती है सैलरी हेड में। हालांकि वो 5 लाख तक एग्जेम्प्टेड है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी की इनकम है तो किसी का खर्चा है ना। एक की पॉकेट में आएगा तो दूसरी की पॉकेट से, तो ऑर्गेनाइजेशन का ये खर्चा है। खर्चा है यानी कौन सा खर्चा है? पर्सनल खर्चा है, बिजनेस खर्चा है? बिजनेस खर्चा है। क्या बिजनेस खर्चों का डिडक्शन मिलना चाहिए? क्या बिजनेस खर्चों का डिडक्शन मिलना चाहिए? आंसर इज यस। बोला गया अगर आप वीआरएस स्कीम में अपने एम्प्लॉय को कॉम्पनसेशन देते हो तो बिजनेस में, पीजीबीपी में आपको डिडक्शन मिलेगा। मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बट सब्जेक्टेड टू। बच्चा इधर फोकस करना। वीआरएस का डिडक्शन लेने के लिए आपको कितनी, वीआरएस एक हेवी अमाउंट होता है, हेवी अमाउंट के खर्चे का डिडक्शन दे दिया तो बिजनेस में प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा या कई बार इनफैक्ट लॉस होने लगेगा। तो हेवी खर्चे को बोला गया अगर वीआरएस कॉम्पनसेशन देते हो तो वीआरएस का डिडक्शन मिलेगा सब्जेक्टेड टू। वीआरएस का क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। वीआरएस का क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा सब्जेक्टेड टू वीआरएस 5 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। वीआरएस का डिडक्शन 5 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा सब्जेक्टेड टू। वीआरएस क्या होना चाहिए? वीआरएस कॉम्पनसेशन पेड होना चाहिए। अब वीआरएस कॉम्पनसेशन पेड होना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है? इधर देखो, इसका मतलब ये होता है, सपोज एक बंदा है उसने नहीं, सपोज कंपनी ने 10 एम्प्लॉयज को वीआरएस दे दिया। एक एम्प्लॉय को वीआरएस कॉम्पनसेशन देना है 10 लाख, देना है 10 लाख, कोई दिक्कत नहीं। 1 जुलाई 2022 को उसने क्या दिया? अब अपने एम्प्लॉयज को क्या दिया? वीआरएस दिया। एक एम्प्लॉय का 10 लाख है यानी कितना? बोलो 10 लाख है यानी कितना देगी वो? 1 करोड़। वेरी गुड, 1 करोड़ देगी। अब 1 करोड़ देगी। अब 1 करोड़ ऑर्गेनाइजेशन के पास भी अभी है क्या? मतलब ब्लॉक पैसा कहीं ना कहीं ब्लॉक ही रहता है ना। 1 करोड़ नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन ने अभी इनको मन में कितना दिया? 60 लाख। अभी एम्प्लॉयज को कितना दिया? 60 लाख। और ऑर्गेनाइजेशन ने कहा तुम क्योंकि हमारे एम्प्लॉय हो, तुम्हें हमारे को विश्वास होना चाहिए, मैं वीआरएस का कॉम्पनसेशन, कुछ कॉम्पनसेशन जो है ना मैं आपको कब दूंगा? ये मैं वीआरएस ये ले लेना आप 1 जुलाई 2023 को। कब लेना? 1 जुलाई 2023 को। 1 जुलाई 2023 को भैया जी कितना कॉम्पनसेशन दिया? इसको कितना कॉम्पनसेशन पे किया? 40 लाख का कॉम्पनसेशन पे किया। बोला गया वीआरएस का डिडक्शन मिलेगा 5 इंस्टॉलमेंट में, सब्जेक्टेड टू वीआरएस कॉम्पनसेशन पेड होना चाहिए। वीआरएस कॉम्पनसेशन क्या होना चाहिए? पेड होना चाहिए। वीआरएस कॉम्पनसेशन क्या होना चाहिए? पेड होना चाहिए। समझ आ रहा है? वीआरएस का डिडक्शन मिलेगा सब्जेक्टेड टू वीआरएस कॉम्पनसेशन क्या होना चाहिए? पेड होना चाहिए। 22, 23, 23, 24 और यहाँ क्या आएगा? बोलो, यहाँ क्या आएगा? 24, 25। यहाँ क्या आएगा? 25, 26 और यहाँ क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा? 26। यहाँ क्या आएगा? 26, 27। वीआरएस कॉम्पनसेशन का आपको डिडक्शन मिलेगा सब्जेक्टेड टू वीआरएस का क्या होना चाहिए? पेमेंट होना चाहिए। पहले तो बताओ 22, 23 में वीआरएस था कितना तुम्हारा? 22, 23 में वीआरएस था कितना तुम्हारा? 1 करोड़। कितना था?
1 करोड़। क्या 1 करोड़ का 5 इंस्टॉलमेंट की 60 लाख का 5 इंस्टॉलमेंट? 60 लाख का 5 इंस्टॉलमेंट मिलेगा। क्यों 60 लाख का 5 इंस्टॉलमेंट मिलेगा? वीआरएस 1 करोड़ है, लेकिन हमने पे कितना किया है? 60 लाख। 60 लाख डिवाइडेड बाय 5 करो। 60 लाख डिवाइड बाय 5 60 लाख डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है? 12 लाख। आ रहा है बच्चे समझ में? तो भाई साहब यहाँ कितना मिलेगा जल्दी बताओ? 12 लाख। यहाँ कितना मिलेगा? 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 12 लाख। 1 करोड़ 20 लाख नहीं है, वो 12 लाख है, समझा? और यहाँ कितना मिलेगा? 12 लाख। क्या इतनी बात समझ आई? अच्छा, वही 12 लाख है। आया बच्चा समझ में? चलो अब कहानी आती है बचा हुआ कितने का? 40 लाख। बचा हुआ कितना? 40 लाख। 40 लाख का डिडक्शन आपको कितने इंस्टॉलमेंट मिलेगा? बोलो ना, 40 लाख का डिडक्शन आपको कितने इंस्टॉलमेंट में? 5 साल। कौन से ईयर से मिलेगा? जिस ईयर से आपने वीआरएस क्या किया है? पे किया है। जिस ईयर से आपने वीआरएस क्या किया है? पे किया है। जिस ईयर से आपने वीआरएस पे किया उससे मिलेगा। 40 लाख डिवाइडेड बाय 5 करो। 40 लाख डिवाइड बाय 5 लाख कितना होगा? 8 लाख। क्या 22-23 में मिलेगा? नहीं। क्या 23-24 में मिलेगा? हाँ, 23-24 में बिल्कुल मिलेगा। समझ आ रहा है? 23-24 में क्या होगा? मिलेगा। कितना मिलेगा? 8 लाख। ठीक है, कितना मिलेगा? 8 लाख मिलेगा। क्लियर है? ठीक। फिर यहाँ कितना मिलेगा बच्चों? आगे जाएगा 8 लाख। फिर यहाँ कितना जाएगा? यहाँ कितना जाएगा? 8 लाख। फिर यहाँ कितना जाएगा? 8 लाख। बोलो, फिर यहाँ कितना जाएगा? 8 लाख। फिर यहाँ कितना जाएगा? 27-28 में 27-28 में अगेन कितना जाएगा? 8 लाख। आया बच्चे समझ में? बोलो, समझ आ रहा है? VRS compensation deductible in 5 equal annual installment but subjected to amount to be क्या होना चाहिए? बोलो, subjected to amount to be क्या होना चाहिए? पे। ध्यान से सुनो। amortization of expenditure incurred during the VRS scheme। सेक्शन नंबर कौन सा है? 35 है। सेक्शन नंबर क्या है? 35 है। बोला गया कोई भी एसएससी अगर वीआरएस कॉम्पनसेशन पे करता है अपने एम्प्लॉयज को, इधर देखो, द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल इन 1/5 of the previous year balance in 4 installment succeeding the previous year। 1/5 किस दिन से अवेलेबल होगा? 1/5 किस दिन से अवेलेबल होगा? जिस दिन वीआरएस दिया है कि जिस दिन अमाउंट पेड किया है? अमाउंट पेड। वीआरएस के देने और अमाउंट पेड में बहुत फर्क है। वीआरएस मैंने 1 करोड़ का दिया, लेकिन क्या 1 करोड़ का 1/5 लोगे? नहीं, जितना पे किया है उसका 1/5। ठीक है, आया बच्चा समझ में? ये है बच्चा हमारा कौन सा सेक्शन? जल्दी बताओ, ये कौन सा सेक्शन है हमारा? सेक्शन 35 DDA। सेक्शन 35 क्या आएगा? सेक्शन 35 DDA। क्लियरिटी हुई? ठीक। क्या कहता है सेक्शन 35 DDA? वीआरएस कॉम्पनसेशन विल बी डिडक्टेबल इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट बट सब्जेक्टेड टू अमाउंट टू बी क्या होना चाहिए? पेड। बट अमाउंट टू बी क्या होना चाहिए? पेड। क्या इसको नोट डाउन करना है? क्या करना है? हो गया? हो गया तो आगे बढ़ू। नोट डाउन करना है तो बता दो बच्चों। करना है? कर लो। चलो सुनो ध्यान से, इधर ध्यान देना। ये तो हो गया हमारा सेक्शन 35 सेक्शन 35 के स्पेसिफिक सेक्शंस हो गए खत्म। यानी सेक्शन 35 कौन सा था? साइंटिफिक रिसर्च। सेक्शन 35D क्या था? अच्छा, सीक्वेंस बोलो ना, तो फिर वो सीक्वेंस में वो रट्टू तोता नहीं होता? तोता है, माली आएगा, जाल बिछाएगा, तू मत फंसना, और फिर फंस जाता है बस। सेक्शन 35D स्पेसिफाइड बिजनेस है ना। 35D प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। सेक्शन 35AD स्पेसिफाइड। सेक्शन 35 है साइंटिफिक, सॉरी, सेक्शन 35 है साइंटिफिक रिसर्च। 35AD है स्पेसिफिक बिजनेस। 35D क्या है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। सेक्शन 35DD क्या है? वीआरएस कॉम्पोनेंट।
इतनी बात समझ आई। इन्होंने अलग अलग चीजें बताई, इन्होंने सेक्शनों ने अलग अलग। जनरली हम खर्चे करते तो 100% डिडक्शन लेते, कैपिटल करते हैं तो डेप लेते हैं, लेकिन उसने कहा अगर साइंटिफिक रिसर्च के लिए एसेट खरीदोगे तो तुम्हें डेप नहीं मिलेगा, 100 मिलेगा। जनरली कैपिटल रेवेन्यू करते तो 100 मिलता है, कैपिटल करते तो डेप मिलता है। लेकिन 35 AD ने कहा अगर ये स्पेसिफाइड बिजनेस स्पेसिफाइड डेट के बाद खोलोगे तो आपको क्या मिलेगा, बोलो। स्पेसिफाइड बिजनेस स्पेसिफाइड डेट के बाद खोलोगे तो क्या मिलेगा, 100% का क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। जनरली सैलरी देते हो तो डिडक्शन मिलता है, लेकिन 35DDA ने कहा कि अगर एम्प्लॉय को VRS कॉम्पनसेशन दोगे तो आपको 5 इंस्टॉलमेंट में क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। जनरली ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर के खर्चे ही क्या होते हैं, डिडक्टेबल होते हैं और उसके कनेक्टेड बिजनेस होना चाहिए। लेकिन सेक्शन 35 ने क्या कहा, सेक्शन 35D ने क्या कहा, पिछले 3 साल, पिछले 3 साल तो साइंटिफिक रिसर्च में। अच्छा सॉरी, सेक्शन 35D, डी 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 सेक्शन 35D क्या कहता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या आ गए, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अगर आपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस किया तो आप चिंता मत करो, आपको डिडक्शन मिल जाएगा, वो 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। लेकिन ये चिंता केवल रेसिडेंट को नहीं करनी है, एनआरआई को नहीं मिलेगा 35D, ठीक है। ये इन्होंने नॉर्मल सेक्शन से हटकर कुछ अपने ट्रीटमेंट बताए इन सेक्शनों में। इतनी बात क्लियर है। अब चलते हैं बच्चों सेक्शन नंबर 36, अदर डिडक्शंस। सेक्शन नंबर 36 बच्चों क्या है, जल्दी बताओ। अदर डिडक्शन, अदर डिडक्शन बहुत इजी डिडक्शन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करते हो, एक बात ध्यान से सुनना, एम्प्लॉय के द्वारा इंश्योरेंस अपन को अकाउंट्स में है, इंश्योरेंस क्लेम अपना अकाउंट्स का इंश्योरेंस क्लेम हो चुका है, नहीं हुआ, अच्छा हाँ तेरा हो गया है इंश्योरेंस क्लेम। देखो ध्यान से सुनना, जिन बच्चों का नहीं हुआ वो पढ़ेंगे, ध्यान देना बेटा। जिन बच्चों का नहीं हुआ वो लोग पढ़ेंगे कि अगर स्टॉक क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देती है, उसके लिए आपको पहले से प्रीमियम पे करना होता है। तो अगर आप अपनी एसेट का सिक्योर करवाने के लिए यानी अपने स्टॉक को सिक्योर करवाने के लिए क्या करवा रहे हो, इंश्योरेंस कंपनी से क्या करवाते हो, इंश्योरेंस करवाते हो, तो आप उसका बट ऑब्वियस सी बात है प्रीमियम पे करोगे। तो जो प्रीमियम पे करोगे स्टॉक किससे कनेक्टेड है, कनेक्टेड विद बिजनेस ही है ना। अगर ये प्रोमाइसेस का इंश्योरेंस करवा रही है तो ये प्रोमाइसेस किससे कनेक्टेड है, कनेक्टेड विद क्या है, बिजनेस ही है ना। तो अगर आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो और डैमेजेस के लिए, डैमेजेस ऑफ स्टॉक और स्टोर्स के लिए, तो भी आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। फिर तो मैडम आपने ये 30 में भी पढ़ाया था, अरे 30 में था इंश्योरेंस प्रीमियम इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग, और यहाँ क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम इन रिस्पेक्ट ऑफ क्या है, स्टॉक। ये जरूरी नहीं याद रखो, बस इतना 36 के सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, 35 की याद करने की जरूरत है, 36 के सेक्शन याद करने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। ये पर समझ आ रही है ना कहानी, ठीक। तो इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप पे करते हो अपने स्टॉक को डैमेज से बचाने के लिए तो आपको क्या मिलेगा, बोलो, आपको डिडक्शन मिलेगा। कौन सा हेड में डिडक्शन मिलेगा, पीजीबीपी हेड में डिडक्शन मिलेगा। चलो अब ध्यान से सुनना, अगर आप अपने एम्प्लॉय का हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हो, अगर आप अपने एम्प्लॉयज का हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हो तो याद करो एम्प्लॉय के लिए तो वो पक्ष था, याद है, वो पक्ष क्या होता था, एम्प्लॉय के लिए वो पक्ष था, वो पक्ष कहाँ होता था, क्या होता था, एग्जम्प्टेड। वो पक्ष क्या होता था, एग्जम्प्टेड। लेकिन एम्प्लॉयर के लिए तो खर्चा है ना, कि नहीं है। अगर आपने अपने एम्प्लॉय के हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया है तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम एम्प्लॉयर के लिए खर्चा है, खर्चा कनेक्टेड विद बिजनेस है, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। समझ आ रहा है। अगर आपने अपने एम्प्लॉयज के हेल्थ के लिए क्या करवाया है, इंश्योरेंस, ध्यान से सुनना, अगर एम्प्लॉय ने अपने हेल्थ के इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम क्या किया है भाई, पे ऑफ किया है, तो उसको क्या मिलेगा, पीजीबीपी में डिडक्शन मिलेगा, बस शर्त ये पेमेंट अदर देन कैश होना चाहिए। अदर देन क्या होना चाहिए, कैश, कैश मोड में नहीं होना चाहिए, अदर देन कैश होना चाहिए। अब ध्यान से सुनो, इधर ध्यान से सुनना, एक चीज और बेटा फोकस करके ध्यान देना। एक बात बताओ बच्चों, सबसे पहले बिजनेस और ऑनर एक माना जाता है कि अलग माने जाते हैं, बिजनेस और ऑनर एक माने जाते हैं कि अलग माने जाते हैं, सोल प्रोप्राइटर में बिजनेस और ऑनर एक ही माने जाते हैं। अकाउंट्स का कंसेप्ट नहीं है, अकाउंट्स बोलता है बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम
बिजनेसमैन, दिस इज कॉल्ड एंटिटी कंसेप्ट। एंटिटी कंसेप्ट इनकम टैक्स में नहीं लगता। आका इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स में बिजनेस और बिजनेसमैन एक ही माने जाते हैं, बशर्ते, बशर्ते ध्यान से सुनना कि वो बंदा प्रोप्राइटर हो। वो बंदा कौन हो? प्रोप्राइटर। मैं और दीक्षिका एक एक ही अलग है, एक है, क्योंकि ये क्या है? प्रोप्राइटरशिप है। वो क्या है? प्रोप्राइटर। सपोज हमारी अगर पार्टनरशिप फॉर्म होती तो मैं और दीक्षिका एक एक ही अलग है, फिर अलग है, ठीक है, फिर क्या है? अलग है, क्योंकि पार्टनर्स होने के बाद फिर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। अब ध्यान से सुनना बच्चों, इधर ध्यान से सुनना। अगर आप अपने एम्प्लॉय का हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हो, डिडक्शन मिलेगा? हाँ। अगर आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो, डिडक्शन मिलेगा? नहीं। क्यों? फिर आप कौन बन गए? ऑनर। ऑनर का पेमेंट क्या होता है? ड्रॉइंग। याद है ना? ऑनर का पेमेंट क्या होता है? ड्रॉइंग। क्या ड्रॉइंग खर्चा माना जाता है कि कैपिटल में से रिड्यूस होता है? कैपिटल से रिड्यूस। इनकम टैक्स बोलता है अगर आप प्रोप्राइटर हो, अगर आप कौन हो? प्रोप्राइटर हो, तो ऑनर और कौन? बिजनेस एक ही बंदा है, एक ही बंदा है। और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर एम्प्लॉय का पे करोगे तो मिलेगा? हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम एम्प्लॉय का पे करोगे तो मिलेगा? हाँ। खुद का करोगे तो नहीं मिलेगा। जैसे अहिमा अगर माधुरी मैडम को पेमेंट करता है, मिलेगा? मिलेगा? मिलेगा पेमेंट। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम करवाता है, मिलेगा? ठीक। अब अहिमा सपोज रुपेश सर को पेमेंट करता है तो क्या उनका मिलेगा? अगर रुपेश अहिमा पार्टनरशिप फॉर्म का स्टेटस को बिलोंग करती है तो फिर आइमा एंड रुपेश सर क्या हो गए? अलग अलग हो गए। और अगर वो प्रोप्राइटरशिप को फॉलो करती है तो फिर वो दोनों क्या हो गए? एक हो गए। अगर दोनों एक हो गए तो ऑनर के पेमेंट को क्या माना जाता है? एक्सपेंस की ड्राइंग। ड्राइंग के खर्चों का डिडक्शन नहीं मिलेगा। आई बात? इतनी बात समझ में? बोलो, इतनी बात समझ आई? तो अपने एम्प्लॉय का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो, डिडक्शन मिलेगा, बट सब्जेक्टेड टू अकाउंट। अमाउंट किस में पे करना है? एनी मोड अदर देन क्या? बोलो ना, एनी मोड अदर देन कैश। एनी मोड अदर देन कैश तो मिलेगा? मिलेगा मिलेगा मिलेगा। डिफरेंट सेगमेंट हो गया, ठीक है ना? मतलब डिफरेंट एंटिटी कंसेप्ट हो गया हमारा। ठीक है, आ जाओ बच्चा। अब इधर एक बात सुनो, ये वाला 43B में पढ़ाऊंगी मैं, सेक्शन नंबर 43B में। अभी बेसिक से समझ लो, लेकिन 43B में इसका अलग ही ट्रीटमेंट है। अगर आप एम्प्लॉय को सैलरी देते हो, डिडक्शन मिलेगा? मिलेगा ना? एम्प्लॉय को बोनस और कमीशन देते हो तो मिलेगा? मिलेगा। ठीक। अगर एम्प्लॉय को डिविडेंड देते हो तो मिलेगा? एम्प्लॉय को डिविडेंड क्यों दोगे? पहले तो ये बताओ, डिविडेंड कब देते हो? गुड स्टॉप। 4 दिन से कहानी चली। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में अगर हमने उनको क्या दिए हैं? शेयर्स। तो शेयर्स में क्या मिलता है? डिविडेंड। डिविडेंड का डिडक्शन नहीं मिलेगा। डिविडेंड ऑनर फंड का अप्रोप्रिएशन है, प्रॉफिट का क्या है? देखो, दो खर्चे होते हैं, एक होते चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक होते अप्रोप्रिएट अगेंस्ट प्रॉफिट। अप्रोप्रिएट अगेंस्ट प्रॉफिट क्या? पैसा जो होता है वो किसका माना जाता है? ओनर का। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या माना जाता है? एक्सपेंसेस। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या माना जाता है? एक्सपेंस। अगर एम्प्लॉय को बोनस कमीशन दोगे तो डिडक्शन मिलेगा? एम्प्लॉय को बोनस कमीशन दोगे तो डिडक्शन मिलेगा? मिलेगा। लेकिन एम्प्लॉय को अगर डिविडेंड दोगे तो डिडक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा। इतनी बात समझ आ रही है? ठीक। अगला है ये बेटा, ये सेक्शन 36 से सब सेक्शन याद करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। इसके बाद आता है बच्चा इंटरेस्ट ऑन कौन सा कैपिटल? इंटरेस्ट ऑन कौन सा कैपिटल? बोरोड कैपिटल। ऑनलाइन आ रहा है बच्चों समझ? इसके इसके बाद आता है बच्चों इंटरेस्ट ऑन कौन सा कैपिटल है भैया? बोलो, इंटरेस्ट ऑन कौन सा कैपिटल है? बोरोड कैपिटल। बेटा बच्चों फोकस करना, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल क्या होता है, बिल्कुल ध्यान देना बच्चों, ध्यान से सुनना। बोला गया इंटरेस्ट ऑन, बोला गया इंटरेस्ट ऑन क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अगर आपने बिजनेस के लिए क्या किया है? अगर आपने बिजनेस के लिए क्या किया है? लोन लिया है। ध्यान देना बेटा, अगर आपने बिजनेस के लिए क्या लिया हुआ है? बिजनेस के लिए अगर आपने लोन लिया हुआ है तो क्या होगा? बिजनेस के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए मार्केट में क्या उठाया हुआ है? बिजनेस को चलाने के लिए मार्केट में क्या उठाया हुआ है? लोन उठाया हुआ है। तो आप
आपको लोन के ऊपर ब्याज तो शुरू हो ही जाएगा कि नहीं होगा? लोन के ऊपर क्या शुरू होगा? ब्याज। जैसे ही लोन के ऊपर क्या शुरू होगा? ब्याज शुरू होगा, तो क्या बताओ, उस ब्याज का डिडक्शन मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, क्योंकि लोन इन कनेक्टेड विद क्या है? लोन कनेक्टेड विद क्या है? बिजनेस। तो भाई साहब बोला गया, अगर आपने बिजनेस को चलाने के लिए बेटा क्या उठाया है? बिजनेस को चलाने के लिए क्या लिया है? लोन लिया है, तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, बट सब्जेक्टेड टू लोन का यूज बिजनेस में होना चाहिए। लोन अगर सपोज एक बंदे ने अपनी वाइफ से लिया और वाइफ को इंटरेस्ट का पेमेंट करता है, मिलेगा डिडक्शन? बोला गया लोन तुम वाइफ से लो, हस्बैंड से लो, बच्चे से लो, लड़की से लो, कोई रिलेवेंस नहीं है। रिलेवेंस ये है कि लोन लेना है बिजनेस पर्पस के लिए और रियल में इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, या पेमेंट करने का इंटेंशन रखना है। या तो पेमेंट कर दो या पेमेंट करने का क्या रख दो, इंटेंशन रख दो। मतलब अगर हस्बैंड ने अपने बिजनेस चलाने के लिए वाइफ से क्या लिया, लोन लिया, वाइफ के पास पैसा कहाँ से आया? हस्बैंड से नहीं, फिर वो पिन मनी होती है, फिर वो लोन थोड़ी ना, पिन वो हस्बैंड का ही पैसा है, वो तो वाइफ के पास पैसा कहाँ से? क्यों? कौन सी सदी में जी रहे हो भाई? वाइफ कमाएगी नहीं क्या? वाइफ कमा नहीं रही होगी क्या? वाइफ कमा रही होगी, चलो नहीं भी कमाएगी तो दहेज तो लेके आई, उसके पापा ने उसको कुछ तो दिया होगा, गिफ्ट वगैरह, ठीक है। अब वो उसको दया आ गई, उसने हस्बैंड को क्या दे दिया? दहेज नहीं दिया, लोन दिया। उसने कहा आज की वाइफ, वो बोलते ना क्या बोलते हैं, आज की लड़की, क्या वो एक सेंटेंस आता है, याद नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, वो बोलती है मैं पैसे दूंगी, तुम्हें भले बिजनेस में लगाना है लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पहली चीज मेरे को लोन वापस करना, दूसरी चीज मुझे उसके ऊपर क्या चाहिए? ब्याज, इंटरेस्ट चाहिए। तो हाँ अरे ठीक है ना, घर तो घर पे मिलेगी ना वो तो पैसे, इंटरेस्ट देगी। चलो इधर देखो, तो भाई साहब हस्बैंड ने कहा हाँ मैं तेरे को हर महीने या हर साल में क्या देता रहूंगा? इंटरेस्ट देता रहूंगा, ठीक है। तो हर साल में मैं तेरे को क्या देता रहूंगा? हर साल में मैं तेरे को इंटरेस्ट देता रहूंगा। हस्बैंड ने कहा हर साल में तेरे को इंटरेस्ट देता रहूंगा, तो बताओ वो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा हस्बैंड को? मिलेगा। अब हस्बैंड कर क्या रहा है? देता वेता है नहीं, डिडक्शन तो ले लेता है, देता वेता है नहीं, लेकिन हस्बैंड बोलता है मेरा इंटेंशन है, मेरा इंटेंशन है देने का, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बेटा इंटेंशन तभी दिखता है जब एक बंद, मैंने अभी आपको समझाया थोड़ी देर पहले, एक बंदे का इनफ्लो तो दूसरे बंदे का आउटफ्लो, एक क्या कैश का आना तो दूसरे बंदे क्या कैश का जाना। अरे भाई साहब जब हस्बैंड के लिए वो खर्चा है तो वाइफ के लिए वो क्या होगी? इनकम। तो जब हस्बैंड उसको पीजीबीपी में खर्चे की तरह क्लेम कर रहा है, तो वाइफ को उसको कहाँ दिखाना है? अदर सोर्स में ऐसा क्या दिखाना है उसको? इनकम, ठीक है। फिर घर की बात नहीं कहलाई, ठीक है। फिर उसकी वाइफ है या नहीं वो डिसाइड करेंगे वो लोग खुद, ठीक है। हमें उनके पर्सनल मैटर में कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ठीक है। समझ आया? तो बोला गया, ठीक, बोला गया कि भाई इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के डिडक्शन के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले लोन काय के लिए लेना है? घर के लिए कि बिजनेस पर्पस के लिए? लोन पर बिजनेस पर्पस के लिए लेना है। लोन किसी से भी लो, फ्रेंड से लो, बैंक से लो, किसी से भी लो, वाइफ से लो, लड़की से लो, किसी से, लड़के से लो, किसी से भी लो। लोन का यूज काय के लिए करना है? ओनली फॉर बिजनेस पर्पस। और इंटरेस्ट और लोन के रीपेमेंट करने का क्या होना चाहिए? या तो पे कर दो या इंटेंशन, या तो पे कर दो या क्या होना चाहिए? इंटेंशन होना चाहिए। तो अगर इतनी शर्तें पूरी करोगे तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का आपको क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ, लोन को बिजनेस में यूज करना है कि बिजनेस के पर्पस के लिए लेके रख देना है? अच्छा एक बात बताओ, सपोज 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 ध्यान से सुनना, मुझे यहाँ का व्हाइट वॉश करवाना है, ठीक है। पैसा नहीं है, सपोज पैसा नहीं है, मैंने इससे क्या लिया? लोन लिया। इसका इंटरेस्ट कब से शुरू हो जाएगा?
आज लिया ना, आज लिया तो आज क्या है 29, 29 मार्च है ना, तो इंटरेस्ट कब से शुरू हो जाएगा 29 मार्च। अब मैंने कहा यार रुक जाओ, अभी नवरात्र आ रहे हैं अप्रैल में, मैंने कहा नवरात्र खत्म हो जाने दो उसके बाद व्हाइट वॉश करवाएंगे, या तो नवरात्र के पहले करवा दो। मैंने कहा पॉसिबल तो है नहीं, ठीक पॉसिबल तो है नहीं, मैं क्या करवाऊंगी 15 के बाद ही व्हाइट वॉश करवाऊंगी। तो भैया जी मैंने क्या किया, 15 अप्रैल को व्हाइट वॉश करवाया। और लोन कब लिया, 29। लोन कब लिया इससे 29 मार्च को, समझ आ रहा है। लोन लिया बच्चा कौन सा 29 क्या लिया बच्चा मार्च को, 29 मार्च को लोन लिया, और 29 मार्च को लोन लिया, और 15 को व्हाइट वॉश। तो मैं इसको बोलती हूँ बेटा एक काम करना, थोड़ा सा मैं टीचर हूँ मान जा मेरी बात, 15 अप्रैल से तेरे को इंटरेस्ट देना शुरू करती हूँ, मानेगी नहीं, लेना कब से शुरू करेगी वो 29 मार्च से। लेकिन लोन का यूज बिजनेस पर्पस के लिए किया, आई एग्री, बट इंटरेस्ट बिजनेस पर्पस के लिए कब से यूज होना शुरू हुआ 15 अप्रैल से। मैं आपसे पूछ रही हूँ इस फाइनेंशियल ईयर में बताओ इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिलना चाहिए या नहीं, मिलेगा कि नहीं, वो बात की बात है, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। यूज तो हाँ पेमेंट करने का नहीं, पे भी नहीं किया लेकिन इंटेंशन तो है ना। अच्छा इंटेंशन कैसे दिखेगा, पेमेंट किया कर दिया तो फिर तो मिलेगा ही मिलेगा, और पेमेंट करने का इंटेंशन कैसे दिखेगा, बुक्स में अकाउंट्स में दिखेगा ना, एंट्री अकलमंदो कॉमर्स के बच्चे हो, ड्यू इंटरेस्ट की एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड की एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, मेरी बैलेंस शीट में क्या दिख रहा होगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, और उसकी बैलेंस शीट में अक्रूड इनकम, उसकी ये होता है इंटेंशन। मैं अपने बैलेंस शीट में दिखा तो वो दिखाई नहीं रही है, तो वो इंटेंशन नहीं दिख रहा, ठीक है। अगर मैंने भी दिखाया उसने भी दिखाया यानी इंटेंशन है। आप बताओ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लोन यूज नहीं, लोन बिजनेस में यूज होना चाहिए, लेकिन हमने इस साल यूज नहीं किया, हमने अगले साल यूज किया, अगले साल तो मिलेगा कंफर्म, इस साल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा बेटा, बोला गया लोन लेने का इंटेंशन बिजनेस में यूज करना है, जरूरी नहीं है जिस दिन लोन लिया उसी दिन आके आपको यूज करना है, पानी की तरह पैसा तो सोच समझ के बहाना है ना पैसा तो बोला गया लोन लेने का इंटेंशन बिजनेस में यूज करने का है, जरूरी नहीं कि सेम डे आप उसको क्या करो बिजनेस में क्या करो यूज करो। अब इसकी ध्यान से सुनना, इधर ध्यान देना, इसकी ज्वेलरी की शॉप है ना, ज्वेलरी की है ना, इसकी ज्वेलरी की शॉप है। अभी सोना थोड़े दिन पहले एकदम सस्ता होके फिर महंगा हो गया, ठीक है, अभी सस्ता हो गया, इसको लग रहा था शादियों का टाइम आ रहा है, शादियों का टाइम आ रहा है, ठीक है। मैं अब जिस दिन सोना सस्ता, इसको मालूम था सोना सस्ता होगा, जिस दिन सोना सस्ता होगा उस दिन अगर वो लोन अरेंज करता तो उस दिन लोन अरेंज करता कि सोना लेता, सोना इसके लिए क्या है एसेट है, सोना इसके लिए क्या है हमारे लिए वो एसेट है, हम गरीबों के लिए वो एसेट है, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए तो फिर स्टॉक हुआ ना भाई, ठीक। आ जाओ बच्चा इधर देखो, इसके लिए वो क्या है स्टॉक है। अब ये जिस दिन ये सोच रहा है कि भैया जिस में उसके पास सपोज अभी वर्किंग कैपिटल नहीं रखी किसी रीजन के कारण, अब ये सोच रहा है कि जिस दिन सोना सस्ता होगा ना मैं लेके रख लूंगा, क्योंकि आगे तो ये 68,000 तक, कितना 65 66 हो गया, ठीक है, आगे इसको 68-70 तक तो जाना ही है, वो उस दिन शायद 63 था, 63 या 62 था जिस दिन गिरा था, हाँ जिस दिन गिरा था उस दिन वो क्या था 62 था, 62-63 चल रहा था, तो उस दिन उसने सोचा अगर मैं, और उसको मालूम था उससे पहले 65 था, और सबको मालूम था कुछ दिन में अभी गिरेगा फिर गिर के चढ़ेगा, तो जितने भी ज्वेलर्स थे इन लोगों ने क्या खरीद लिया था, सबको जो इसमें डील करता है उनको मालूम चल जाता है, जैसे हम जैसे लोगों को पता रहता है कि कहाँ क्या है, जैसे वो कर उसकी तो दुकान है, मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती हूँ तो मुझे पता रहता है न्यूज के बेसिस पे क्या होने वाला है, ठीक है। जैसे मैंने भी जिस दिन गिरा था उस दिन मैंने कल्याण ज्वेलर्स के शेयर्स खरीद के रखे थे 375 रुपए के, कल 425 रुपए में निकाल दिए बेच दिए, मेरे को मालूम था बहुत हाइक के, अब फिर धीरे धीरे स्टेबिलिटी आएगी फिर खरीद लेंगे, ठीक है। तो भाई साहब ये चीजें कहानी होती है। अब इसने किया क्या, इसने लोन क्या लिया, इसने जो लोन लिया पहले अरेंज करेगा कि बाद जिस दिन सस्ता होगा पहले, इंटरेस्ट तो उसका उस दिन से ही शुरू हो जाएगा, इंटरेस्ट तो उसका किस दिन से शुरू हो जाएगा उसी दिन से क्या हो जाएगा
शुरू समझ आ रही है कहानी। इंटरेस्ट उसका उसी दिन से बच्चा क्या होना है, शुरू होना है। तो भले जरूर नहीं लोन का यूज करें, यूज करने का इंटेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? बोलो इतनी बात क्लियर है? तो भाई साहब सबसे पहले क्या होता है बोलो, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के डिडक्शन के लिए लोन काय के पर्पज से लेना है? लोन किस पर्पज से लेना है? बिजनेस पर्पज से। क्या लेना है आपको? लोन लेना है। समझ आ रहा है कौन से पर्पज से लोन लेना है? बिजनेस पर्पज से क्या लेना है आपको? लोन लेना है। आया समझ आई कहानी? आया ना? आपको बिजनेस पर्पज से लेना है लोन, भले घर वालों से लो कोई दिक्कत नहीं, बस लोन और इंटरेस्ट का पेमेंट कर दो। या पेमेंट करने का क्या होना चाहिए? पेमेंट कर दो या पेमेंट करने का क्या होना चाहिए? इंटेंशन होना चाहिए। या तो पे ऑफ कर दो या पेमेंट करने का क्या रखो? बोलो या तो पे ऑफ कर दो या पेमेंट करने का क्या रखो? इंटेंशन रखो। आया बच्चा समझ में? ठीक है, बोलो क्लैरिटी है कहानी? क्लियर है ना? ठीक है, तो ये कहानी है बच्चा किसकी? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अब एक बात सुनो, अगर आपने लोन लिया है फॉर एक्वायर ऑफ एसेट्स, फॉर द एक्वायर ऑफ व्हाट? फॉर द एक्वायर ऑफ एसेट्स। अगर आपने लोन काय के लिए लिया है जल्दी बताओ? लोन अगर आपने काय के लिए लिया है जल्दी बताओ? फॉर द एक्वायर ऑफ क्या लिया है? एसेट्स। बच्चों एसेट को एक्वायर करने के लिए लोन लिया है। किसके लिए लोन लिया है? एसेट को काय के लिए लिया है? एसेट एक्वायर करने के लिए क्या रखा है आपने? लोन। तो एक बात बताओ, हमने कुछ पढ़ा था अप टू रेडी टू यूज सारे खर्चे, अप टू पुट टू यूज या रेडी टू यूज सारे खर्चे कहाँ जाते हैं? एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड हो जाता है। याद है? याद है? आपने कोई एसेट खरीदा, ये शायद मैंने पढ़ाया था सेक्शन 32 में। एसेट खरीदा, एसेट खरीदने से उसके ऊपर व्हाइट वॉश करवाया, तो वो व्हाइट वॉश के खर्चे रेवेन्यू खर्चे की वो कैपिटल खर्चे? कैपिटल। एक साल यूज करने के बाद फिर अगेन व्हाइट वॉश करवाया, तो व्हाइट वॉश आप रेवेन्यू खर्चा है। तो आप एक बात सुनो बच्चों, इधर ध्यान देना, ये है मेरा क्या, इधर देखो बेटा, ये मेरा है 1 अप्रैल, ठीक है, ये मेरा है 1 अप्रैल 2022। इतनी बात क्लियर हो रही है? इस दिन मैंने एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग नहीं, कौन सी बिल्डिंग? कमर्शियल बिल्डिंग। इस दिन मैंने रेसिडेंशियल बिल्डिंग नहीं, कौन सी बिल्डिंग? कमर्शियल बिल्डिंग। कमर्शियल बिल्डिंग मतलब जिसमें मैं अपना क्या चलाऊंगी? ऑफिस खोलूंगी। उसके लिए मैंने 50 लाख का क्या उठाया? बैंक से 9% से क्या उठाया? लोन उठाया, ठीक है, उठाया। बैंक वाले इंटरेस्ट देना लेना कब से शुरू कर देंगे? जब से लोन लिया। लेकिन मेरा कंस्ट्रक्शन बनके कंप्लीट कब हुआ? मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ? ये सपोज हुआ ये सपोज हुआ 1 अक्टूबर 2000 क्या? 23। समझ आ रही है कहानी? ठीक है, अब बैंक इंटरेस्ट और मकान बनके तैयार हो गया मेरा बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आई है, मेरी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन क्या आई है? कॉस्ट। अच्छा, बिल्डिंग जब कंस्ट्रक्ट हुई होगी, रेत सीमेंट गिट्टी ये सब लगा होगा, सरिया सब लगा होगा। ये रेत मिट्टी सीमेंट सरिया लेबर ये कहाँ क्या जाएगा? रेवेन्यू खर्चा कि कैपिटल खर्चा? कैपिटल है ना। क्या मैं उसको P&L में ले जाऊंगी क्या? नहीं, ये कौन सा खर्चा है? तो रेत गिट्टी सरिया लेबर ये इंटीरियर ये सब मिलके कितना लगा? 80 लाख, ठीक है। 50 लाख का लोन लिया था, लोन का पैसा यूज कर लिया, 30 लाख मेरे पास खुद का भी था। बैंक इंटरेस्ट लगाना कब से शुरू करेगी? 1 अप्रैल से करेगी। यहाँ से यहाँ तक का इंटरेस्ट काय के लिए? फॉर द कमर्शियल प्रॉपर्टी। हमने पढ़ा है अगर आप कोई एसेट जब एक्वायर करते हो तो बिफोर पुट टू यूज के सारे खर्चे कहाँ जाते हैं? पुट टू यूज से पहले के खर्चे कहाँ जाते हैं? रेवेन्यू की कैपिटल में जाके ऐड हो जाते हैं कैपिटल में। अच्छा एक बात बताओ, ये बिफोर रेडी टू यूज है कि आफ्टर रेडी टू यूज है? यहाँ तक का खर्चा बिफोर रेडी टू यूज है,
तो बिफोर रेडी टू यूज इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है जल्दी बताओ। इंटरेस्ट ऑन लोन बिफोर रेडी टू यूज कितना है? ये 4.5 लाख है, ये 4.5 लाख है। इतना पीरियड बच्चों, इतना 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 पीरियड क्या है? इतना पीरियड बिफोर रेडी टू यूज है कि आफ्टर रेडी टू यूज? अरे इतना, ये ब्लॉक बना हुआ है मेरा। आफ्टर रेडी टू यूज। बिल्डिंग कब कंस्ट्रक्ट हुई? मैं बोल रही 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर। 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर बिफोर रेडी टू यूज है कि आफ्टर रेडी टू यूज है? बिफोर रेडी टू यूज, तो वो भी बिफोर रेडी टू यूज है, यानी कितना? 225। ठीक, तो कितना होगा? 2,25,000। बोलो कितना आएगा? 6,75,000। 6,75,000। 6,75,000। 6,75,000 किस में जाके ऐड होगा? बिल्डिंग की कॉस्ट में जाके क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। बताओ बिल्डिंग कितने की पड़ जाएगी मेरे को? 86,75,000 की बिल्डिंग पड़ जाएगी। इतनी बात क्लियर हुई? आया ना? श्योर हो? आया? इतनी बच्चा मेरी क्या बन गई? कॉस्ट बन गई बिल्डिंग। इतनी बिल्डिंग की क्या बन गई? समझ रहे हो कहानी? इतनी बिल्डिंग की क्या हो गई? कॉस्ट हो गई। अब सुनना ध्यान से, ये बिल्डिंग की बन गई बेटा क्या? कॉस्ट। अच्छा, इसके बाद का इंटरेस्ट, इसके बाद का इंटरेस्ट कितना लगेगा? 2,25,000। इसके बाद का इंटरेस्ट कितना लगेगा? 2 लाख। क्या लगेगा? 2,25,000। ये क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल? रेवेन्यू खर्चा है। क्या इसका डिडक्शन मिलेगा? इसका रेवेन्यू खर्चा। ये इंटरेस्ट ऑन क्या है? इंटरेस्ट ऑन क्या है? लोन या इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल? आपको इसका डिडक्शन क्या होगा बच्चों? मिल जाएगा। आया बच्चा समझ में? समझ आया? अगर आपने लोन उठाया है जनरल खर्चों के लिए तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन मिलेगा। इधर ध्यान से सुनो, अगर आपने लोन लिया है बिजनेस की किसी एसेट को एक्वायर करने के लिए तो इंटरेस्ट बिफोर रेडी टू यूज उस एसेट की कॉस्ट में जाके ऐड होगा, और इंटरेस्ट आफ्टर रेडी टू यूज खर्चे का डिडक्शन, रेवेन्यू खर्चा माना जाएगा और उसका क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। अगर आपने लोन लिया है घर की प्रॉपर्टी बनाने के लिए तो क्या होगा? मुझे आइडिया नहीं है, मुझे नहीं आता, तुम बताओगे। अगर कोई अगर आपने लोन लिया है कोई घर की रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बनवाने के लिए तो 2 लाख रेसिडेंशियल पर्पस के लिए लिया है। सेल्फ ऑक्यूपाइड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए लिया है। देखो बिजनेस के लिए लिया है तो अप टू रेडी टू यूज एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। आफ्टर रेडी टू यूज इंटरेस्ट ऑन लोन का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिडक्शन मिलेगा। बिजनेस है ना, बिजनेस है यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए लिया है मनप्रीत, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए लिया है लोन तो क्या जाएंगे? रेसिडेंशियल है, रेसिडेंशियल है। हाँ, कितना जाएगा उस प्रॉपर्टी में? प्री, वो तो प्री होता है, वो तो प्री होता है। मैं प्री की बात ही नहीं कर रही, मैं पोस्ट की बात कर रही हूँ। कितना? कितना? गुड 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 गुड। हाँ सही है बेटा, कुछ समझ आया? अब से 2 लाख 2 लाख चलो उसका नहीं समझा, खुद अपने दिमाग से सोचो क्या मिलेगा। लिमिट रहती है 30 और 2 लाख। 30 और 2 लाख, जनरली 2 लाख ही मिलेगा। और अगर लेट आउट के लिए है तो फुल। फुल सिंपल सी बात है, किसी कैपिटल एसेट्स के लिए लोन लिया है, वो कैपिटल एसेट यानी वो बिल्डिंग रेसिडेंशियल बिल्डिंग है जिसमें आप खुद रहोगे तो 2 लाख, किराए पर दोगे तो अनलिमिटेड, और अगर आप उसको अपने बिजनेस में यूज करोगे,
अगर आप उसको अपने बिजनेस में यूज करोगे, तो अभी पढ़ा ना, करने के बाद बनने से पहले की एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा और बनने के बाद का इंटरेस्ट। अच्छा, रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनने से पहले का इंटरेस्ट कहाँ जाता है? अभी उसने बताया मंथली प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। वेरी गुड, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कितना डिडक्शन मिलता है प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का? 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। क्लैरिटी हुई? आया समझ? देखो बेटा, अब ये बोलोगे मैडम बहुत दिन हो गए थे, तो बहुत दिन कथा सुनने थोड़ी ना आते कि एक दिन कथा नहीं भी हुई तो भाई चलो, या एक दिन की कथा भूल भी गए तो कोई दिक्कत, फर्क नहीं पड़ना। यहाँ तो हर दिन का फर्क पड़ना है, हर दिन का लॉ प्रो दिमाग में बैठाना है। ठीक है, समझे? आया बच्चों समझ? ठीक, तो भाई साहब ये हो गया इंटरेस्ट ऑन क्या? बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन क्या आएगा? बोरोड कैपिटल। देखो ये लिखा है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर द एक्विजिशन ऑफ न्यू एसेट फॉर व्हाट, विच पर्पस? बिजनेस पर्पस। बिफोर पुट टू यूज तक के सारे खर्चे क्या होंगे? कैपिटलाइज। क्या उन खर्चों का डिडक्शन मिलेगा? नहीं, एसेट की कॉस्ट में जाके ऐड होगा, फिर बढ़ जाएंगे, फिर डेप मिलेगा। और अगर आफ्टर पुट टू यूज है तो क्या होगा? पीजीबीपी में डिडक्शन मिलेगा, यानी प्रॉफिट एंड लॉस में जाके क्या मिल जाएगा? उसका डिडक्शन मिल जाएगा। आया बच्चा समझ? हाँ हाँ अगर एक लोन खत्म करने के लिए दोबारा से लोन लेते तो उसका हाँ interest कट हाँ, मिलेगा। वो भी कहीं ना कहीं बिजनेस। एक लोन खत्म करने के लिए दूसरा बैंक से लोन लिया, तो जो लोन खत्म कर रहे हैं वहां तक का इंटरेस्ट उसका मिल जाएगा, वो इंटरेस्ट वहां से खत्म हो जाएगा, दूसरा इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा। आया समझे? नहीं, किसी में PGBP नहीं कुछ। सुनो इधर ध्यान से सुनो। अब बच्चों इधर देखो, जीरो कूपन डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड। बेटा एक बात बताओ, जीरो कूपन बॉन्ड क्या होते हैं? कुछ आइडिया है? जीरो कूपन बॉन्ड क्या होते हैं? इस बार 12th का क्वेश्चन आया था, मालूम है? एक्सप्लेन जीरो कूपन बॉन्ड। तुम पास हो गए तो तुम्हें तो नालायक याद होना ही चाहिए ना, पता होना ही चाहिए। bonds देख लो। मैं भी पास हो गई थी, इसमें मेरे को ये कुछ भी नहीं आता। सुनो, ध्यान से सुनना बच्चों, इधर देखो शांति से। अब चलते हैं बच्चा किसकी तरफ? जीरो कूपन बॉन्ड की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं? जीरो कूपन बॉन्ड। क्या होते हैं बच्चा जीरो कूपन बॉन्ड? इधर ध्यान देना। जीरो कूपन बॉन्ड कंपनी इशू करती है डिस्काउंट पर और रिडीम करती है फेस वैल्यू पर, और ड्यूरिंग द मैच्योरिटी पीरियड वो कुछ नहीं देती। जैसे मैंने कंपनी के जीरो कूपन बॉन्ड खरीदे, कंपनी ने मुझसे कहा कि मैडम 80 रुपए दे दो मुझे। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा क्या लोन है ना, बॉन्ड है यानी लोन है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी? तो कंपनी बोलती मैडम मैं आपको कुछ नहीं दूंगी, मैच्योरिटी पर आपको 100 रुपए दे दूंगी। मैच्योरिटी पे मैं आपको कितने दे दूंगी? 100 रुपए। तो ये 20 रुपए का क्या है? सेगमेंट इंटरेस्ट ही है ना। इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन ये इंटरेस्ट अक्रूड या ईयरली अक्रूड नहीं होता, या ईयरली नहीं होता, इसी मैच्योरिटी पे मिलता है। इसीलिए इसको 20 रुपए को कहाँ डालोगे? कैपिटल गेन। अदर सोर्स में ना डाल के कहाँ डालोगे? कैपिटल गेन। किसके लिए ये कैपिटल गेन? कंपनी के लिए कि मेरे लिए? कंपनी ने इश्यू कितने का किया? कंपनी ने इश्यू कितने का किया? 80 रुपए का, हाँ या ना? और कंपनी रिडीम कितने में करेगी? कंपनी रिडीम कितने में करेगी? आ रहा है बच्चा समझ में? तो बेटा एक बात बताओ बच्चों, कंपनी ने रिडीम करेगी 100 रुपए में, मेरे लिए 20 रुपए का क्या हो गया? फायदा। मेरे लिए 20 रुपए का फायदा। मेरे लिए कौन सा हेड में जाएगा? मेरे लिए कौन सा हेड में जाएगा? पक्का ना? मेरे लिए जाएगा बच्चों, कैपिटल गेन हेड में जाके टैक्सेबल हो जाएगा। कंपनी के लिए कौन सा हेड में जाना चाहिए? पहले तो बताओ, ये मेरे लिए इनकम है, कंपनी के लिए इनकम है कि एक्सपेंस है? बेचारी ने लिया 80, दे रही है कितने? 100। लेकिन वो बेचारी नहीं है, वो अपने बिजनेस में यूज करिए, तो कंपनी के लिए कहीं ना कहीं ये क्या है? 20 रुपए। 20 रुपए खर्चा है। ये खर्चे का यूज कहाँ कर रही है? ये 80 रुपए का यूज क्या कर रही है? बिजनेस में। तो इसको 20 रुपए का खर्चे का डिडक्शन कहाँ मिलना चाहिए?
पीजीबीपी में 20 रुपए का खर्चे का डिडक्शन कहाँ मिलना चाहिए? पीजीबीपी में। और ऐसा मालूम है कंपनी के लिए कितने, कंपनी ने ऐसे कितने बॉन्ड इशू किए? 10,000। यानी कंपनी का ओवरऑल खर्चा कितना है? बोलो ओवरऑल खर्चा कंपनी का कितना है? बोलो ना। 2 लाख। 2 लाख तो ही हुआ ना। बोलो कितना खर्चा हुआ? 2 लाख। अब ध्यान दो, अब इधर ध्यान से सुनो। ये कंपनी ने जो बॉन्ड इश्यू किए थे ना बच्चा, इधर देखना बेटा, ये कंपनी ने जो भी बॉन्ड इश्यू किए थे ना, ये मालूम है कब इश्यू किए थे? जीरो कूपन बॉन्ड ये इश्यू किए थे 1 जुलाई 2008 को। 1 जुलाई 2008 को। और इससे कंपनी ने मालूम है रिडम्पशन के लिए डेट क्या चुनी? 1 जुलाई 2024। ये कंपनी का 2 लाख का खर्चा। कंपनी ने पैसा कब उठाया? 2008 में। रिडम्पशन कब करेगी? 24। मेरे लिए कैपिटल गेन कब टैक्सेबल होगा? 2024, जब आप कैपिटल एसेट बेचोगे। मैंने बेची नहीं, कंपनी ने ऑटोमेटिकली मुझे पैसे दे दिए, मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। कंपनी के लिए 2 लाख का खर्चा कब का? क्वेश्चन ये राइज होता है 2008 का, 2024 का, कब का? रिडीम वाले साल का, 24 का। कंपनी पैसे का यूज क्या 24 में कर रही है कि 8 से कर रही है? 8 से। तो 8 से कर रही है तो पूरा बेनिफिट उसको 8 में मिल जाएगा कि यूज हाफ। बेटा बोला गया, ध्यान से सुनना। इसे ही कहते हैं डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड। डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड विल बी ट्रीटेड एज अ एक्सपेंसेस फॉर द इशूइंग कंपनी and it should be amortized over the months of bond, over the year of bonds नहीं बोल रही, over the months of bond। टोटल खर्चा कितना है बच्चों हमारा? जल्दी बताओ टोटल खर्चा कितना है? 2 लाख। कितने महीने हैं आ रहे बेटा? बच्चों कितने महीने हो रहे हैं? अगस्त, काउंट करो ना। अगस्त के कितने महीने? 8। 2008 के कितने महीने? 2008 के कितने महीने? 8 9 में 9 महीने। 9 महीने। हाँ अब 9 तो ही गया ना खत्म। 9 हो गया ना। 10 11 12 10 11 12 13 14 14 और 10 साल 10 साल यानी 120 महीने। 120 और 5 कितना होता है? 120 और 5 कितना होता है? 125। 125 और 9 महीने कितना होता है? 134 और 3 महीने 137। देखना 130। अरे 1 जुलाई 8 से 1 जुलाई 18 1 साल। 18 10 साल। 1 जुलाई 8 से 1 जुलाई 8 से 9 क्यों कर रही है? सीधे करना 18। 1 जुलाई 18 कितने महीने? 10 साल। 1 जुलाई 18 से 1 जुलाई 24 19 20 21 22 23 24 6 साल ना। 6 और 10 16 साल। 16 साल इंटू 12 192 मंथ। हर महीने कितना करोगे? जल्दी बताओ हर महीने कितना खर्चा बुक करोगे? 1042। अब सुनो हर महीने 1042 करोगे, हाँ या ना? 8 9 में कितने महीने पड़ रहे हैं? 9 महीने। 1042 इंटू 9 महीने। बोलो ना। 9378। 8 9 में 9 10 में बच्चों पूरे 12 महीने। 12,504। ये कहानी कब तक चलेगी? नहीं 31 मार्च 24 तक। बस 31 मार्च 24 तक ये कहानी चलेगी। फिर 24 25 में कितना मिलेगा? 3 महीने का 1042 इंटू 3 महीना 3126। आया बच्चा समझ में? बोलो क्या समझ आई कहानी?
तो जीरो कूपन बॉन्ड ऐसे बॉन्ड होते हैं जो कंपनी इशू किस पे करती है, डिस्काउंट पर। रिडीम किस पे करती है, पार। डिस्काउंट वैल्यू उसका खर्चा है, उन खर्चों को क्या करेगी, अमोर्टाइज करेगी ऑन प्रो राटा बेसिस। ऑन क्या, प्रो राटा बेसिस, ओवर द लाइफ, ओवर द ईयर ऑफ की ओवर द मंथ ऑफ, ओवर द मंथ ऑफ व्हाट, ओवर द मंथ ऑफ क्या, रिडम्पशन। आया बच्चा समझ में? ये हो गया हमारा जीरो कूपन बॉन्ड। एम्प्लॉय अगर अपने एम्प्लॉयर के लिए, एम्प्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉय के लिए हेल्थ इंश्योरेंस करवाता है, डिडक्शन मिलेगा, हाँ या ना? मिलेगा। सब्जेक्टेड टू पेमेंट अदर देन कैश होना चाहिए। प्रोप्राइटर अपने लिए इंश्योरेंस करवाता है, मिलेगा। पार्टनरशिप में पार्टनर का करवाया जाता है, मिलेगा, मिलेगा। फिर हमने कहा अगर आपने बिजनेस के लिए लोन लिया है तो डिडक्शन मिलेगा, मिलेगा। शर्त क्या है, लोन का यूज बिजनेस पर्पस के लिए करना है या करेंगे, कर रहा है या करने का इंटेंशन है, और लोन का रीपेमेंट करने का भी इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट का भी रीपेमेंट करने का इंटरेस्ट है। फिर हस्बैंड वाइफ, अपनी बीवी, पराये की बीवी, किसी से भी लोन ले लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बस इंटरेस्ट का क्या होना चाहिए आपको, इंटरेस्ट का क्या होना चाहिए, डिडक्शन मिलना चाहिए। क्लियर है? ठीक, क्लियर है। उसके बाद अगर आपने मकान बनवाने के लिए लोन लिया और मकान का यूज बिजनेस के लिए करते हो तो फिर बिफोर पुट टू यूज खर्चे क्या होंगे, एसेट की कॉस्ट में ऐड होंगे, डेप्रिसिएशन बढ़ी हुई कॉस्ट पे लगेगा। और अगर आफ्टर पुट टू यूज करते हो तो, आफ्टर पुट टू यूज करते हो तो इंटरेस्ट का क्या मिल जाएगा, डिडक्शन। आफ्टर पुट टू यूज करते हो तो इंटरेस्ट का आपको क्या मिलना है बच्चा, डिडक्शन क्या होना है, मिल जाना है। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है, हाँ या ना? आफ्टर पुट टू यूज करोगे तो भाई साहब इंटरेस्ट का आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिल जाएगा। अब ये है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन क्या है बच्चा, प्रोविडेंट फंड। अब ध्यान से सुनना, सुनना क्यों, एक बात बताओ बच्चों, लॉ में पीपीएफ वगैरह हो गया, प्रोविडेंट फंड एक्ट हो गया, नहीं हुआ लॉ में प्रोविडेंट फंड एक्ट। अच्छा चलो सुनो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक बात सुनो, लॉ में नहीं हुआ, उसमें तो हुआ है ना, सैलरी में तो पढ़ा है ना। अब ये मत बोलना कि मैडम सैलरी में भी नहीं पढ़ा है, हाँ ठीक। सुना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करता है। ये इनकम किसकी होती है, ये इनकम किसकी होती है, एम्प्लॉय की। और तो एम्प्लॉयर का वो खर्चा है ठीक। आरपीएफ की इनकम क्या होगी, 12% तक एग्जेम्प्ट है, तो इनकम ना 12% तक एग्जेम्प्टेड है, उसके ऊपर टैक्सेबल है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन याद है, एसपीएफ फुली एग्जेम्प्टेड है। यूआरपीएफ का पैसा, यूआरपीएफ में अगर एम्प्लॉय के लिए पैसा कंट्रीब्यूट करता है तो मैच्योरिटी पर टैक्सेबल होगा, ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट टैक्सेबल क्यों नहीं होता, ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट टैक्सेबल क्योंकि वो अनरिकॉग्नाइज्ड है, उसके भगने का डर रहता है। अब बच्चा इधर सुनो, कहानी हम एम्प्लॉय की पढ़ के आए। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करता है, ध्यान दो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है, तो एम्प्लॉयर का वो क्या है, एक्सपेंस। एम्प्लॉयर का वो क्या है, एक्सपेंस। क्या एम्प्लॉयर को उन खर्चों का डिडक्शन मिलना चाहिए, हाँ। बोला गया अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के किसी भी प्रोविडेंट फंड, कोई भी ग्रेजुएटी फंड या कोई भी स्पेसिफिक फंड बनाता है, कौन बनाता है, एम्प्लॉयर बनाता है, किसके लिए, एम्प्लॉय के लिए कोई फंड बनाता है। और फंड मतलब क्या होता है, पैसा उसमें डालते जाना, जैसे गुल्लक में पैसा डालते हैं ना, उस फंड में पैसा डालना किसके लिए, अपने लिए कि एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉय के लिए। और वो फंड बनाना लॉ में जरूरी है, और वो फंड बनाना लॉ में क्या है, जरूरी है। तो एम्प्लॉयर को उस फंड के खर्चे का डिडक्शन मिलेगा एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन, एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन। जैसे प्रोविडेंट फंड पैसा हर साल एम्प्लॉयर जमा करवाता है, एम्प्लॉय को कब मिलेगा, मैच्योरिटी पर। लेकिन एम्प्लॉयर को डिडक्शन कब मिलेगा, मैच्योरिटी पर, कि जिस दिन वो कंट्रीब्यूट करता है, जिस दिन वो कंट्रीब्यूट। पढ़ा है ना मैंने, ईपीएफ में पैसा जाता है हर महीने, हर साल, जब भी जो भी आपके ईपीएफ के प्रोविजंस है, ठीक है। तो बेटा बोला गया अगर कोई ऐसे फंड में कंट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉयर जो लॉ में क्या है, लॉ में क्या है, मैंडेटरी है, जो लॉ में क्या है, मैंडेटरी है, तो उस खर्चे का डिडक्शन एम्प्लॉयर को मिलेगा, कब मिलेगा, एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन। अब सुनो ध्यान से, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए कोई ऐसा फंड बना रहा है, ध्यान देना मेरी लैंग्वेज पर,
एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए कुछ ऐसा फंड बना रहा है, कुछ ऐसा क्या बना रहा है, फंड बनाना। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए कुछ ऐसा फंड बना रहा है जो लॉ में बनाना कंट्रीब्यूट करना जरूरी नहीं है, लेकिन एम्प्लॉयर बोलता है अपनी मर्जी से बना रहा है। तो बोला क्या, एम्प्लॉयर को डिडक्शन मिलेगा, एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा, एट द टाइम ऑफ क्या मिलेगा, पेमेंट मिलेगा। यूआरपीएफ में कंट्रीब्यूट करना जरूरी है, नहीं, नहीं। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड पढ़ा है ना, हाँ। एम्प्लॉयर अपनी मर्जी से क्या कर सकता है, चाहे तो करवा सकता है, चाहे तो कंट्रीब्यूट करवा सकता है, और वो भी पैसा उसी के पास रखा रहता है, उसी के किसी बैंक अकाउंट में रखा रहता है। तो बोला गया अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के यूआरपीएफ में पैसा कंट्रीब्यूट करता है तो डिडक्शन एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन मिलेगा कि एट द टाइम ऑफ पेमेंट मिलेगा, एट द टाइम ऑफ पेमेंट मिलेगा, जितना एम्प्लॉय को रियल में पे करेगा। और आरपीएफ में पैसा जमा करवाता है तो एट द टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन, एसपीएफ में करवाता है तो एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन। अब सुनो ध्यान से, ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान से सुनना, इधर एक चीज ध्यान से सुनना, एक एम्प्लॉयर है, एक क्या है, एक एम्प्लॉयर है, वो करता क्या है, इधर ध्यान देना, एक एम्प्लॉयर है, वो क्या करता है, अपने एम्प्लॉय के लिए ट्रैवलिंग फंड, घूमने टूर एंड ट्रैवल फंड बनाता है। मतलब उस फंड में एम्प्लॉयर ने बोल के रखा है, देखो 1000 रुपए तुम भी डालना, 1000 रुपए मैं भी डालूंगा उस फंड में। जिस दिन ये फंड है, टूर फंड है, 1 करोड़ का हो जाएगा ना, अपने सभी एम्प्लॉय से कह रखा है, जिस दिन ये फंड 1 करोड़ का हो जाएगा ना लमसम, उस दिन हम लोग क्या चलेंगे, दुबई के टूर पे चलेंगे। एम्प्लॉय ने ऐसे धीरे 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 एम्प्लॉयर ने, पैसा कुछ एम्प्लॉय का भी और कुछ एम्प्लॉयर का भी, 1 करोड़ में से 30 लाख का पैसा किसका है, एम्प्लॉयर का है। और ऐसे 30 लाख कंट्रीब्यूट करने में उनको 5 साल लगे 1 करोड़ कंट्रीब्यूट करने में। क्या टूर एंड ट्रैवल फंड बनाना जरूरी है, लॉ में, किसी लॉ में, कहीं लॉ में नहीं लिखा, किसी भी लॉ में नहीं लिखा कि एम्प्लॉय के लिए टूर एंड ट्रैवल फंड बनाओ। अब वो हर साल सपोज कितने लगाता है, 5-5 लाख, कितने लगाता है, 5-5 या 6-6 लाख, चलो लगाता है 6-6 लाख जमा करवाता है, क्या उसको इस साल डिडक्शन मिलेगा, टूर और ट्रैवल का 6 लाख का फंड कंट्रीब्यूट किया, क्या मिलेगा इस साल डिडक्शन, नहीं मिलेगा, क्यों, लॉ में बनाना जरूरी नहीं। अगले साल 6 लाख क्या मिलेगा, नहीं। 5 साल तक 6 लाख किया, 30 लाख रुपए उसका पैसा जमा हो गया, अब जा रहे हैं ये लोग टूर पे, टूर पे का पैसा उसी फंड से जा रहा है, अब बताओ मिलेगा डिडक्शन, कितना मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। मैंने क्या कहा, जो फंड लॉ में कंट्रीब्यूट करना जरूरी है उसका डिडक्शन एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन मिल जाए, और जो फंड लॉ में बनाना जरूरी नहीं है उसका कंट्रीब्यूशन दुबई जा रहे हैं, टूर कर रहे हैं, तो भाई खर्चे तो कर रहे हैं ना, अब मिलेगा, मिलेगा कितना, 1 करोड़ का कि 30 लाख का, 30 लाख का, बाकी का 70 लाख तो एम्प्लॉय का ही पैसा है। आया बच्चा समझ में। तो बोला गया जो फंड लॉ में बनाना जरूरी है उनका डिडक्शन कब मिलता है, एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन, और जो फंड लॉ में बनाना जरूरी नहीं उनका डिडक्शन कब मिलता है, बोलो उनका डिडक्शन कब मिलता है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट। क्लियर है, एट द टाइम ऑफ क्या मिलता है, पेमेंट। इसमें एक चीज और है ग्रेजुएटी फंड की, वो पढ़ेंगे आगे सेक्शन 43B के साथ, वो पढ़ेंगे 43B के साथ। इतनी बातें समझ आ गई, ठीक है, आई कि नहीं आई, ठीक, बाकी का कवर करेंगे कल, ठीक है बच्चों, समझ आया ना।